महिला सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के उद्देश्य के तहत राज्य सरकार ने विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षिकाओं को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विशेष आत्मरक्षा गुर सिखाए कर प्रशिक्षित किया है। जो अब ये मास्टर ट्रेनर शारीरिक शिक्षिकाएं अन्य विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं आत्मरक्षा के गुर सिखाएगी तथा प्रशिक्षित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बालिकाओं को आत्मरक्षा का गुर सिखाएगी। निडर नाम से गठित इस टीम की ट्रेनर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर उन्हें निडर बनाएगी तथा बालिकाओं पर होने पर अत्याचारों को रोकने के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेगी। इस उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग 301 मॉडल विद्यालयों के शारीरिक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग देते हुए उन्हें मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया है, जो अब अपने अपने विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों की शिक्षिकाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाते हुए स्वयं की सुरक्षा करने के लिए जुडो, कराटे, वुशु, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते इस बार यह आत्मरक्षा प्रशिक्षण ऑनलाइन रूप ले चुका है तथा मास्टर ट्रेनरों द्वारा ब्लॉक में आने वाली विद्यालयों के शिक्षिकाओं को जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही है। भिनाय ब्लॉक में भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत भिनाय ब्लॉक में दक्ष प्रशिक्षक पार्वती माहेश्वरी को बनाया गया है, जो भिनाय ब्लॉक के 81 शिक्षक शिक्षिकाएं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। महिला सशक्तिकरण सहित लैंगिक समानता, बाल अत्याचारों, महिलाओं के अधिकारों सहित महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में भी जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को कानून में महिलाओं के बनाए गए कानून से अवगत करवाया। कोरोना महामारी के चलते यह कार्यक्रम पूरी ऑनलाइन रहा, जिसमें जूम ऐप डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ऑनलाइन संवाद करते हुए भिनाय ब्लॉक की शिक्षक शिक्षिकाओं को महिलाओं के लिए बनाए गए कानून सहित बाल अपराध व अन्य कानूनों की जानकारियां दी। आइए देखते हुए जूम के जरिए किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा ने महिलाओं से संबंधित कानून की विस्तृत जानकारी दी। सबसे पहले तो बात यह आती है कि महिला सुरक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। हम उस पर जाते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा समाज है, सिस्टम है, वो पुरुष प्रधान समाज के रूप में माना जाता है। आज भी कई जगह इस तरह का भेदभाव किया जाता है। महिला और पुरुष की जहाँ बात आती है वह पुरुष को प्रेफरेंस दिया जाता है। और हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, आप आवाज सुनाई दे रही है आपको? हमारा, हाँ तो मैं रेगुलर रखता हूँ। हमारा जो समाज है, हमारा जो संविधान है, वो हमको समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं किया जाएगा, जाति भेद नहीं किया जाएगा, वर्ग भेद नहीं किया जाएगा। तो बात जहाँ लिंग भेद की आएगी, वहाँ यदि अपने को सबको समान लाना है तो समान लाने के लिए समान कानून देना पड़ेगा। और समान कानून के बाद भी यदि उसकी पालना नहीं की जाती है तो फिर वहाँ बात आती है पेनल्टी की। किसी भी प्रकार का जो कानून जो सरकार द्वारा, हमारी लेजिस्लेशन द्वारा, हमारे विधि विधानों द्वारा जो कानून बनाया गया है, उस कानून की पालना नहीं करने पर पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। तो बात पहले जो मेरी चल रही थी वो ये चल रही थी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि समाज में ये लिंग भेद ज़्यादा था। महिलाओं को सुरक्षा की भावना से नहीं देखा जाता था, इसलिए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ये कानून लाए गए। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई वैसे वैसे ये कानून आते गए। अब जैसे बात करते हैं हम भारतीय दंड संहिता की धारा 498 की 498 को सामान्य तौर पे हम ये मानते हैं कि ये दहेज प्रताड़ना है। ये दहेज प्रताड़ना नहीं है, इसका मतलब है शारीरिक और मानसिक क्रूरता। शारीरिक और मानसिक क्रूरता को हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स में कई बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मानसिक क्रूरता का एक एग्जाम्पल देता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है जिसमें एक पति अपने दोस्तों को घर पे बुला के जैसे चाय पिलाता है और पत्नी चाय बना के लाती है, चाय देता है, पत्नी कहता है ये कोई चाय बनी क्या। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी मानसिक क्रूरता का एक उदाहरण माना है। यह भी मानसिक क्रूरता है, क्योंकि जहां सम्मान होगा वहीं रिश्ते चलेंगे। तो इन रिश्तों को चलाने के लिए सम्मान को भी बताया गया है, तो साथ में पेनल्टी भी लगाई गई है कि यहाँ पे ये काम नहीं होने पर ये पेनल्टी होगी। 498A को बहुत ज्यादा विस्तार रूप से समझाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे 498 के ऊपर वापस उसी पे बात कर रहे हैं। महिला आज
हमारे यहाँ बांदरवाड़ा के जैसे अपन रहने वाले हैं, अजमेर जिले के रहने वाले, मान लो अपने यहाँ की लड़की मद्रास शादी करके गई और वहाँ उसका कानून के अलावा रक्षक कौन है? वहाँ उसको रक्षा देना कानून की ड्यूटी है। कानून की ड्यूटी रक्षा देने की है, तो फिर नेचुरल रूप से उसका मिसयूज भी होगा। और जब इसका मिसयूज हुआ, इस धारा का मिसयूज हुआ, छोटी छोटी बातों पे हमारे समाज में हम छोटी छोटी बातों पे हमारे छोटे मोटे हर घर में झगड़े होती हैं, जब इसका मिसयूज हुआ तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक 41A CRPC की पालना करते हुए 7 साल तक की सजा के मामलों में गिरफ्तार नहीं करने के डायरेक्शन भी दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आवश्यकता हमें पड़ती गई वैसे वैसे लेजिस्लेशन नए नए कानून पारित करता गया और हमें सुरक्षा देते गए। अब कुछ सुरक्षा संबंधी जो कानून महिलाओं को विशेष तौर पर मिले हुए हैं, मैं उस पर आता हूँ। महिलाओं को अभी सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, वहां पर इंटरनेट पर सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। पहले भारतीय दंड संहिता की में धारा 354 होती थी लज्जा भंग के लिए, अब उसको 354 को 4 भागों में बांट दिया है। 354A, 354B, 354C, 354D। अब इसमें एकांतता का भी अधिकार दिया हुआ है। जैसे मान लो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे किसी महिला की फोटो है तो उस फोटो को आप शेयर नहीं कर सकते उसकी इच्छा के बिना। ये 354 की डेफिनेशन में आता है, अपराध आता है। पहला ऑप्शन 498 में मैंने आपको भी डिफाइन किया। 498 में हर तरह की मानसिक और शारीरिक क्रूरता के लिए 498 का पेनलाइज सेक्शन है। IPC में इसको डिफाइन किया हुआ है, जिसमें 3 साल की सजा है। यदि ये प्रूव हो जाता है कि यस इसने इस तरह का अपराध किया है, महिला के साथ क्रूरता की है, तो 3 साल की सजा है। अब एक कानून समान वेतन महिला और पुरुष चाहे कोई हो, अभी एक ही जगह पे जॉब करते हैं तो ये नहीं माना जाएगा भाई ये महिला है तो उसको वेतन कम दिया जाएगा। हमारे संविधान में समान वेतन और समान कानून, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर बांटा हुआ है। समान वेतन का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार हमें मिला हुआ है, महिलाओं को मिला हुआ है। कन्या भ्रूण हत्या यदि कोई करता है तो उसके लिए भी पेनलाइज सेक्शन का प्रावधान है, इसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान है। यदि कोई इस तरह से कि भाई महिला है या बालिका है, उस बालिका मान करके और यदि उसके भ्रूण हत्या के लिए कोई कार्य करता है तो उसमें IPC में भी इसको सेक्शन को पेनलाइज किया हुआ है। और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार अलग से एक्ट बना हुआ है, जिसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमारे यहाँ IPC में, CRPC में स्पष्ट किया हुआ है, जहां अपराध होगा वहीं उसकी प्राथमिकी दर्ज होगी। जुडिक्शन सब जगह हर चीज का क्षेत्राधिकार है। जैसे मान लो आज हम यहाँ रह रहे हैं, आप जैसे अपन बांदरवाड़ा भिनाई में रह रहे हैं, यहाँ यदि किसी के साथ ऑफेंस होगा, अपराध होगा, तो उसके लिए पुलिस थाना भिनाई बना हुआ है। लेकिन कानून में CRPC की धारा 154 में स्पष्ट है कि 0 FIR का भी प्रावधान है। लेकिन महिलाओं के लिए खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, किसी महिला के साथ यदि कोई अपराध होता है तो वो जहाँ की रहने वाली है, जहाँ अपराध हुआ, यदि वो वहां नहीं करवा पा रही है तो वो जहां से भी जिस भी थाने में जाएगी वहां से उसकी FIR दर्ज की जाएगी, संबंधित थाने में भेजी जाएगी। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आशाराम, संत आशाराम जो अपने को बापू के नाम से माना जाता है, उसके केस में अपराध हुआ उसका दर्ज जोधपुर में और मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली में। तो महिलाओं को ये भी एक कानून मिला हुआ है, महिला कहीं भी जहाँ की भी रहने वाली है, जहाँ उसकी सुरक्षा की भावना उसे मिलती है, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ मेरा पारिवारिक माहौल है, वो वहाँ भी मुकदमा दर्ज करवा सकती है। ये स्पेशल महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से कानून मिला हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कानून महिलाओं के लिए है, वो है घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। ये सन 2005 में लागू हुआ। इसमें घर में रहने वाली महिला, पत्नी, माँ, बहन, बेटी, उन सभी को इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। केवल महिला का मतलब पत्नी नहीं है, बहन भी है, माँ भी है, उन सभी को समान रूप से कानून संरक्षण देता है। किसी भी महिला के साथ घर में किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उनको कानून सुरक्षा की गारंटी देता है। और ये नया कानून जो है ये बिल्कुल महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट कानून माना जाता है, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम। इस कानून के सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू मैं बताता हूँ आपको, इसमें महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शारीरिक अंगों से लेकर के किसी भी प्रकार से यदि महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो कानून को प्रोटेक्ट करता है। अधिनियम की धारा 12 में कंप्लेंट फाइल होती है और कंप्लेंट फाइल करने के लिए यहाँ पे इस कानून में एक सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे बोला जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से भी फाइल की जा सकती कंप्लेंट, उसको खुद को कोर्ट में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और वो प्रोटेक्शन ऑफिसर
एक कंप्लेंट बना करके पुलिस में देगा तो पुलिस उसमें सुरक्षा की भी गारंटी लेती है, पुलिस को भी सुरक्षा देनी पड़ेगी। इसी कानून में यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है, कोई संपत्ति की मांग करता है, किसी भी तरह की इकोनॉमिकल की कोई भी चीज की मांग करता है, तो भी इस धारा में सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इसी धारा में सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ इस मामले में, सिविल लिटिगेशन में जाने के बजाय इसमें जो महिला शादी करके आती है ससुराल में, उसको उस घर में रहने का राइट दिया गया है। इसमें अधिनियम की धारा 17 में जो ससुराल का उसका घर है, उस घर में उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको ऐसे निकाल नहीं सकते। आप सिविल मैटर में जाओगे, सिविल में दावा करोगे, उसमें अपना राइट डिक्लेयर करोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन इसमें अधिनियम की धारा 12 में यदि आपने कंप्लेंट फाइल की और आपका ये मानना है कि भाई मैं कोई घर से नहीं निकाला जाए, तो बाकायदा इंजंक्शन जारी होता है, कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगी। इसी में जैसे कोई महिला है को जो उसको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपने घर के सारे खर्चे चलाने के लिए यदि खर्चा नहीं देता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियम की धारा 125 में जाकर के लंबे लिटिगेशन के बजाय यहाँ अपन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी इस बात की अपन गारंटी ले सकते हैं, इस बात की अपन रिलीफ न्यायालय से ले सकते हैं। इसी कानून में हर जिले में प्रोटेक्शन अधिकारी नियुक्त किए गए। आपको जाकर के प्रोटेक्शन अधिकारी को अपनी बात बतानी पड़ेगी, वो कंप्लेंट फाइल करेगा, वो कंप्लेंट संबंधित कोर्ट में पेश करेगा और कोर्ट में एज ए कंप्लेनेंट वो न्यायालय में सारी बात रख करके, परिवार के रूप में रख करके आपको रिलीफ दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। और इसमें ट्रायल जो है 6 महीने के अंदर पूरी करनी होती है। हालांकि कई जगह मुकदमों की भरमार होने की वजह से इसकी पालना कई जगह नहीं हो पाती है, लेकिन अधिनियम में 6 महीने में इस पूरी ट्रायल को कंप्लीट करने का प्रावधान किया हुआ है। इसी मामले में इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रूरता, मानसिक क्रूरता, आर्थिक क्रूरता, किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो महिला है और महिला और पुरुष दोनों अलग रह रहे हैं, तो इस मामले में पुरुष के जो इनकम का जो भी सोर्स है वो उसको बताना पड़ेगा कि मेरी इनकम का, उसको बाकायदा लिखित में देना पड़ेगा कि ये मेरे इनकम का सोर्स है। और न्यायालय उसकी स्टेटस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि एक पति है और वो IAS ऑफिसर है, तो उसकी पत्नी को भी उसी स्टेटस में रहने का राइट है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि जिस प्रकार से वो रहेगा उसी प्रकार से पत्नी रहेगी। यदि मान लो दोनों पक्षों में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, महिला ऑफिसर की उपलब्धता नहीं हो, गिरफ्तारी के लिए तो है, गिरफ्तारी में तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। यदि किसी महिला अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, धारा 41 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में गिरफ्तारी के सारे रीजन, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41 आप नोट कर लें। उसमें यदि गिरफ्तार महिला को करना है तो सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकते, और महिला ऑफिसर का होना आवश्यक है, मैंडेटरी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर्पज से जो महिला ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसमें यदि मान लो महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसमें रिलैक्सेशन है, लेकिन गिरफ्तारी में कोई रिलैक्सेशन नहीं, गिरफ्तारी में महिला होना मैंडेटरी है। जी। सारे शिक्षक इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण में दक्ष प्रशिक्षक के रूप में ये प्रशिक्षण मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण है पहले मतलब कि हर साल में ये ऑफलाइन के रूप में दिया जाता था और सरकार की भी मंशा थी कि ऑफलाइन के रूप में दिया जाए, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से ये प्रशिक्षण ऑनलाइन रखा गया। और हमारे भिनाई ब्लॉक में 81 स्कूल से 81 शिक्षक और शिक्षिकाएं इसमें सम्मिलित हैं, जिनको हम यहाँ पर 8 MT के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए जा रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर महिला सशक्तिकरण है, लैंगिक समानता है, बाल अधिकार है, इनके जो एक्ट्स है और महिलाओं के अधिकार है और उनके कानून संबंधी अधिकार है, सभी तरह के अधिकारों से उनको परिचित भी कराया जा रहा है। सभी को ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर के, अपने विद्यालय में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के इससे संबंधित वहाँ पे छात्रों को इसके बारे में बता सके। और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि उन्हें आत्मरक्षा यानी आत्मविश्वास के बारे में अच्छी तरह से संबल प्रदान करें। पंचायत समिति भिनाया के वार्ड नंबर 1 से विजयी प्रत्याशी सुनील शर्मा के भारी मतों से ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के छात्र नेता राजेश चौधरी के नेतृत्व में सुनील शर्मा का माला साफा पहनाकर व मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान चौधरी ने कहा कि भिनाया पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से सुनील शर्मा ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सभी के दिलों में राज करते हैं।
उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा उम्मीदवार देखा है जो जीतने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को फोन करके कुशलक्षेम भी पूछ रहे हैं तथा घर घर जाकर मतदाताओं को आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं सुनील शर्मा ने भी कहा कि मेरी जीत का श्रेय समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मुझे वार्ड नंबर 1 से भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस दौरान लेखराज गुर्जर, सुखपाल गुर्जर, जीतू गुर्जर, देशराज चौधरी, सोनू रावत, देवराज फागना, अनुराग शर्मा, दशरथ शर्मा, विशाल शर्मा आदि मौजूद थे। हमारे भिनाई पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जी शर्मा की ऐतिहासिक जीत का मैं श्रेय समस्त कार्यकर्ताओं को देता हूं एवं भाई साहब की मेहनत ने जो रंग लाया वह हमारे बांद्रावाड़ा वासियों के लिए बहुत बड़ी सफलता है एवं हम भाई साहब से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द और तत्पर बांद्रावाड़ा का शानदार एवं एक तरफा विकास कराया जाए, किसी भी दूसरे प्रत्याशी के भरोसे न रहा जाए। मैं राजेश भैया और पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, पूरी टीम ने मेहनत करी, सभी गांव वालों ने। किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एनी टाइम कोई भी काम हो तैयार हूँ। राजेश भैया सभी टीम के लिए तैयार हूँ। कोई भी हो, कोई भाई लोग हैं सारे मेरे, दिन रात एक किया सब लोगों ने, कल मेरे लिए भी तैयार हुआ।